नमस्कार साथियों, पोपी लाडवाड़ की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कैसी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक समरूप वस्तु का उत्पादन करने के लिए बहुत सारी फर्में होती हैं और उन फर्मों के समूह को हम लोग कहते हैं यहाँ पर उद्योग। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फर्म में और उद्योग में क्या डिफरेंस है, तो वो बात हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर भी की है, फिर भी इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। फर्म जो है एक छोटी इकाई होती है और उद्योग जो है वो उन इकाइयों का एक समूह होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत ज्यादा फर्मों का एक समूह होता है और उसी समूह को हम बोलते हैं यहाँ पर उद्योग। हमें बहुत फर्मों के नामों का पता है, वो सारी फर्में हैं और उनका जो मोटिव होता है, उनका जो टारगेट होता है वो लाभ प्राप्त करना होता है। लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से ही वो सभी के सभी उत्पादन करते हैं, चाहे वो छोटी इकाई है, चाहे वो बड़ी इकाई है, सबका मतलब मोटिव जो होता है वो लाभ प्राप्त करना होता है। नेचुरल है, अंडरस्टूड है। अब बात करते हैं हम लोग फर्म के संतुलन की। फर्म का संतुलन कहाँ पे होता है? फर्म का संतुलन माय डियर फ्रेंड्स वहां पे होता है जब कोई भी फर्म जो है अपने वर्तमान उत्पादन में, जो उसका पहले से प्रचलित है, जो चल रहा है, उस वर्तमान उत्पादन में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती, तब समझो कि वो वहां पर संतुलन में है। अब संतुलन के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब जो है कढ़ाया है, उसमें हम लोग कोई बॉल डालते हैं, तो कढ़ाई के अंदर जो बॉल होती है वो कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, तो वो जो है ना कभी लेफ्ट कभी राइट चलती रहती है। संतुलन उसका कहाँ पे होगा? बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पर नहीं ऊपर होगा नहीं नीचे होगा, वहीं पर संतुलन होता है। ठीक है ना? तो संतुलन का मतलब क्या है कि जब फर्म अपने वर्तमान उत्पादन में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती तो समझ लो कि वो संतुलन होता है। पाई इक्वल टू क्या है कि PR माइनस TC। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पर अधिकतम होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वहीं पर हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो पहली कंडीशन ये रहती है फर्म के संतुलन की। दूसरी जो कंडीशन है माय डियर फ्रेंड्स फर्म के संतुलन की, वो है MR और MC। MR का मतलब होता है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू, और MC का जो मतलब होता है यहाँ पर होता है मार्जिनल कॉस्ट। MR और MC जहां पर बराबर होते हैं वहां पर भी संतुलन में होती है। ये शर्त जो है माय डियर फ्रेंड्स दूसरी शर्त है। और तीसरी जो शर्त है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट MR को नीचे से काटती हो, नीचे से। संतुलन की ये तीनों शर्तें माय डियर फ्रेंड्स सभी बाजारों में लागू होती हैं, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, चाहे हम लोग इसको एकाधिकार की बात करें, चाहे एकाधिकार प्रतियोगिता की बात करें। पहली जो अप्रोच रहती है हमारी वो होती है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच। ये पहली विधि है। और दूसरी जो विधि रहेगी इसके अंदर वो रहेगी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। पहली विधि डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स हम लोग टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर एक अधिकतम लाभ की स्थिति होगी, एक न्यूनतम हानि की स्थिति होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर कि टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है और टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है और टोटल प्रॉफिट कर्व कैसा होता है। तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स में लेते हैं O एक्सिस डायग्राम को लेते हैं। सबसे पहले ये हुआ हमारा O एक्सिस, ये हुआ हमारा Y एक्सिस। इस चीज को हम लोग जानते हैं पहले से। और O एक्सिस के ऊपर हम लोग लेंगे माय डियर फ्रेंड्स आउटपुट, कॉस्ट प्रॉफिट या रेवेन्यू हम लेते हैं Y एक्सिस के ऊपर। और हमें पता है माय डियर फ्रेंड्स जो कॉस्ट होता है हमारा, टोटल जो कॉस्ट होता है वो इनवर्स एस आकार का होता है, हमने पहले पढ़ा है।
क्योंकि हमने जो कॉस्ट फंक्शंस पढ़ा है उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कर्व जितने भी हैं, टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, फिक्स कॉस्ट कैसे होती है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है, ये हमने कॉस्ट फंक्शंस के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो हम लोग आज जो है इस टॉपिक के अंदर डिस्कस जो करने वाले हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व भी इसके अंदर इंक्लूड होगा और टोटल प्रॉफिट कर्व भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो जो हमारा पहले जो है टीआर जो है वो होता है हमारा 40 डिग्री के ऊपर, ये हुआ हमारा टीआर कर्व यानी कि टोटल रेवेन्यू कर्व। 45 डिग्री के ऊपर होता है, डजंट मैटर, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये हमारा टीआर है और हमने इसको पढ़ा भी है कॉस्ट फंक्शंस के अंदर। और एक होता है टीसी, टीसी बोले तो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होता है इनवर्स एस आकार का। तो ये जो टोटल कॉस्ट होता है इसको हम लेते हैं इस प्रकार से, ये वाला। टोटल प्रॉफिट कर्व जो है वो कहां से निकलता है, हमारा मूल बिंदु जो होता है उससे बिल्कुल नीचे से उठना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर जीरो से भी बिल्कुल डाउन में होता है, नेगेटिव होता है, जीरो से भी नीचे होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने जीरो के ऊपर प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन कुछ किया ही नहीं, उसके बाद भी हमने मतलब क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इसलिए हमारी जो टोटल कॉस्ट कर्व है यहाँ से उठता है। इसी प्रकार से जो प्रॉफिट कर्व होता है वो नीचे से जाता है। कुछ प्रॉफिट तो है नहीं, माइनस में चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, जीरो से भी नीचे चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या करता है, यहाँ पर इस बिंदु पर अगर क्या होता है, जीरो पे आता है, यानी ये बिंदु जीरो के ऊपर होता है। उसके बाद में यहाँ ए बिंदु के बाद में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है बढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है का जो अंतर है वो बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये बढ़ना शुरू कर देता है, उसके बाद में बढ़ना टोटल प्रॉफिट को बढ़ता जाता है और फिर क्या होता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टी आर और टीसी जहां पर सबसे ज्यादा गैप में होते हैं ना, वहीं पर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक टोटल रेवेन्यू कॉस्ट कर्व होता है, टोटल रेवेन्यू कर्व होता है, एक टोटल कॉस्ट कर्व होता है, एक टोटल प्रॉफिट कर्व होता है। टोटल प्रॉफिट कर्व, माय डियर फ्रेंड्स, टोटल प्रॉफिट कर्व की जो शुरुआत होती है वो जीरो से भी नीचे से शुरू होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्पकाल के अंदर फर्म को स्थिर लागतें देनी पड़ती हैं, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, हम उत्पादन करें या ना करें, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो पे करनी पड़ती है। इसलिए टोटल प्रॉफिट कर्व जो होता है वो जीरो से भी नीचे से उठता है, ठीक है। और ये जो है हमारा टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व जो है जीरो से ऊपर से उठ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो पहले से ही दे के चलनी पड़ती है। तो कॉस्ट कर्व ऊपर से उठता है मूल बिंदु से, और टोटल प्रॉफिट कर्व जो होता है वो मूल बिंदु से नीचे से उठता है। दोनों का जो डिफरेंट है वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, प्रॉफिट जो है हमें जीरो के ऊपर कितना होता है, घाटा होता है। हम लोग कोई प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। तो प्रॉफिट तो यहाँ पर माइनस में चल रहा है, जीरो से भी नीचे चल रहा है, समझे ना। और जो कॉस्ट कर्व है, यानी जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है वो मूल बिंदु से ऊपर से उठता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, स्थिर लागत जो होती है वो दे के चलना पड़ता है, हम उत्पादन करें या ना करें। तो ये इसकी शुरुआत होती है। और जो टोटल रेवेन्यू कर्व होता है वो मूल बिंदु से उठता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं, इकाइयां बढ़ाते जाते हैं, आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, तो प्रोडक्शन जो है ऊपर बढ़ता जाता है। ये तो है ही है। और अब निकालना अपने को प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालेंगे हम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का और टोटल कॉस्ट के अंतर का। तो पहली जो कंडीशन थी माय डिफरेंस, क्या था, हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो पहली कंडीशन कहाँ पे पूरी हो रही है, कहाँ पर ज्यादा मतलब अंतर है इसका, टोटल रेवेन्यू का टोटल कॉस्ट का अंतर कहाँ पे है, वो यहाँ पर है। एस और आर जो है, एस बिंदु और आर बिंदु, दो बिंदु ऐसे हैं जो टोटल रेवेन्यू को और टोटल कॉस्ट को का जो अंतर है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा है। कहाँ पे, एस बिंदु और आर बिंदु के बीच में, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसी के साथ में जो है, इसी तरीके से जो है टोटल प्रॉफिट कर्व जो है वो भी अधिकतम कहाँ पे होता है,
यहाँ पर होता है, एन बिंदु के ऊपर सबसे अधिकतम होता है, उसके बाद में गिरना शुरू कर देता है। फर्म के संतुलन के लिए पहली जो कंडीशन थी वो क्या थी? पहली कंडीशन थी कि MR = MC होना चाहिए। तो MR = MC कहाँ पे है? MR = MC तो यहाँ पर भी है, ए बिंदु के ऊपर भी है, बी बिंदु के ऊपर भी है, ठीक है। पहली कंडीशन। फर्म के संतुलन की जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि MC MR को नीचे से काटता हो, दैट मीन्स क्या है कि टोटल रेवेन्यू को, टोटल कॉस्ट जो है नीचे से काटे। तो अगर बात करें यहाँ ए बिंदु की, तो ए बिंदु पर जो TC काटेगा वो कहाँ पे काटेगा? वो ऊपर से काटेगा, यानी ये जो चल रहा है TC, दैट मीन्स कि MC भी होगा, ये ऊपर से काट रहा है, तो यहाँ पर तो संतुलन में होना नहीं है, ठीक है। बी बिंदु के ऊपर संतुलन में होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि TC जो है नीचे से काट रहा है, संतुलन में होगा, हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अधिकतम लाभ की, अधिकतम प्रॉफिट की। अधिकतम प्रॉफिट कहाँ पे होता है? अगर हम यहाँ पर OM1 का ही उत्पादन करें, यानी किसी बिंदु के ऊपर हम लोग उत्पादन करें, OM1 ही उत्पादन करें, तो ये पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पर MR = MC होता है, दैट मीन्स क्या है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बिंदु ऐसे बिंदु है, यानी ए बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पर कोई प्रॉफिट नहीं होता और ना ही कोई लॉस होता है। दूसरी बात, इस बिंदु को हम कहते हैं यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट। इसके ऊपर क्या होता है? OM1 के ऊपर क्या होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, MR = MC होता है, MR = MC होता है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे कि ए होता है उसी प्रकार से बी भी होता है। दोनों के दोनों ऐसे पॉइंट हैं जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस को शो कर रहा है। M1 और M2 के बीच प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, यानी प्रॉफिट अधिकतम होता है। हमने बात करनी है इसके अंदर अधिकतम प्रॉफिट की। अधिकतम प्रॉफिट जो कहां पे होता है? M1 और M2 के बीच में होता है, ठीक है। यानी इस एरिया के अंदर वह है कोई भी उत्पादन कर सकती है, वहां पर जो है वह प्रॉफिट में रहेगी। इस एरिया के अंदर है कुल मिलाकर के क्या रहेगा? वो M1 यानी M1 M2 के बीच में कोई प्रॉफिट हो सकता है, यानी यहाँ पर हमेशा ही क्या रहेगा? इसमें MR > रहेगा MC के, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू > होगा TC की। ये जो एरिया होता है इसके अंदर जो है बंदा प्रोडक्शन करेगा। जो तीसरी शर्त है, जो महत्वपूर्ण शर्त है, वो क्या है? MC MR को नीचे से काटता हो, तो दैट मीन्स कि इसी एरिया के अंदर वो जो बिंदु है वो होता है हमारा बी बिंदु। तो फर्म जो उत्पादन करेगी वो करेगी यहाँ का, ये दिखाया हमने, अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ कहाँ पे होगा वो हमने देख लिया। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर माय डिफरेंस, अधिकतम लाभ एक फर्म को कहाँ पे होता है? वो इस एरिया के अंदर रहता है, इस एरिया के अंदर रहता है, और जो संतुलन में होती है वो बी बिंदु पे होती है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कि न्यूनतम हानि। न्यूनतम हानि, न्यूनतम हानि के लिए एक और डायग्राम बनाते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूनतम हानि की स्थिति को। अब इसके अंदर भी वही चीजें हैं। O एक्सिस के ऊपर माय डिफरेंस हमने लिया है आउटपुट, और Y एक्सिस के ऊपर लिया हमने रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। और जैसा भी हमें पता है जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है हमारा वो 45 डिग्री के ऊपर होता है। इसके अंदर जो हमारा टोटल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो कहां से निकलता है? टोटल कॉस्ट कर्व ये वाला है, जो टोटल कॉस्ट कर्व निकलता है कहां से? ऊपर से। तो कैसी पोजीशन रहेगी इसकी? ये होता है टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व ये है। इसका मतलब माय डिफरेंस देखिए, यहाँ पर न्यूनतम हानि के अंदर ये दिखा रहा है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में काफी डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है संतुलन का या फिर लाभ का या अधिकतम लाभ का, कोई मैटर ही नहीं है। इस डायग्राम में जो चीज है इस डायग्राम में नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम हानि दिखाना चाह रहे हैं।
तो हानि में क्या होता है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जो है काफी डिफरेंट होता है, लेकिन जो एक कॉस्ट और है जिसको बोलते हैं यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो जो है कहीं ना कहीं पीआर को टच करती है, जिससे फर्म जो है उत्पादन करती होती है। क्यों? क्योंकि उसको कम से कम जो है ना वेरिएबल कॉस्ट के बराबर जो है प्रॉफिट हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। ये होता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारी न्यूनतम हानि का डायग्राम। इसके अंदर हमने क्या दिखाया है, ओ एक्सिस के ऊपर दिखाया है आउटपुट और वाई एक्सिस के ऊपर दिखाया है रेवेन्यू और कॉस्ट और प्रॉफिट। तो इसके अंदर न्यूनतम हानि क्या दिखाता है, जो बी बिंदु है, बी बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पर टोटल रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट जहां पर बराबर हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस बिंदु के ऊपर या फिर इस क्वांटिटी के ऊपर फर्म को सिर्फ और सिर्फ जो है वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। यहाँ पर हमने क्या मिला था, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर नहीं है, बल्कि टोटल कॉस्ट ये टोटल रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है अपने को। सिर्फ और सिर्फ जो है वेरिएबल कॉस्ट अपने को मिल रही है। यहाँ पर ये जो बीसी है यानी वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो अपने को यहाँ पर हासिल हो रही है, लेकिन कॉस्ट जो है वो अभी ऊपर है, यानी ए बी के बराबर जो है अब बी फर्म को फिक्स कॉस्ट जो है पे करनी पड़ रही है। ए बी के बराबर फिक्स कॉस्ट जो है पे करनी पड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर मिल रही है इस प्रोसेस के ऊपर। और यहाँ जो है ओके के बराबर जो है वो फिक्स कॉस्ट जो है फर्म को पे करनी पड़ रही है। ठीक है, ओके किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ए बी इक्वल टू ओके, ये क्या है, फिक्स कॉस्ट है जो कि फर्म को पे करनी पड़ती है। और ये जो दिखाता है वो न्यूनतम हानि को दिखाता है। किसको दिखा रहा है, न्यूनतम हानि को। न्यूनतम हानि क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम जो अपने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मिल रहा है। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी न मिले, अगर वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल रेवेन्यू कॉस्ट से ऊपर हो, तो ऐसी परिस्थिति में माय डियर फ्रेंड्स फर्म जो है उत्पादन को बंद करना पसंद करेगी, न कि उत्पादन को चलाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ ये, इसमें टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर हमने अधिकतम लाभ कहाँ पे होता है और न्यूनतम हानि कहाँ पे होती है, यही चीज डिस्कस की है। माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट अप्रोच रहेगी वो रहेगी मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। इसके अंदर हम लोग 3 डायग्राम के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होते हैं और न्यूनतम हानि कहाँ पे होती है, मिनिमम लॉस कहाँ पे होता है, वो डिस्कस करेंगे।